बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि वन पेपर जॉब प्रिपरेशन और ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग हमारे पेड टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें MCQs की प्रैक्टिस के साथ जो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो बेटा है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल बॉन्डिंग कैसी होती है और उसकी टाइप्स कैसी होती हैं, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिले और कोई नई चीज बन जाए। असल तौर पर केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था कि पुराना केमिकल बॉन्ड टूट कर कोई नया केमिकल बॉन्ड बन जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन जाए तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में हमारे इर्द गिर्द सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि दिन रात हो रहे होते हैं। तो एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो इसको केमिकल रिएक्शन का नाम दे देते हैं। Chemical change is referred to as a chemical reaction, or we can define a chemical reaction for the conversion of a substance into एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसा कि लाइट ग्रीन कलर का होता है जो आयरन है, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो येलो ब्राउन कलर का हो जाता है। ये भी एक खुद से एक MCQs है कि Fe2+ से Fe3+ बनता है तो कलर चेंज क्या आती है, लाइट ग्रीन से कौन सा कलर चेंज हो जाता है, येलो ब्राउन कलर चेंज हो जाता है। ये एप्पल के अंदर ये अक्सर होता है कि एप्पल को काटे तो वो बाद में जो ब्राउन से कलर का हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से होता है, क्योंकि इनके अंदर भी और अमरूद के अंदर भी केले के अंदर भी आयरन वगैरह मौजूद होती है। तो इस तरह से ये इसके अंदर आप लोग इंडिकेट करेंगे। आगे आ जाता है जी। अब उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन को आप इंडिकेट कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। 5 चीजों से आप केमिकल को आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई कलर चेंज हो रहा हो, प्रेसिपिटेट कोई बन रहे हो, कोई गैस रिलीज हो रही हो, कोई ऑर्डर चेंज हो रहा हो, यानी कि बू आ रही हो, उसमें से स्मेल आ रही हो, या अच्छी जो है ऑर्डर है वो आ रही हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसा कि कोयला है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन है, गैस है, आपस में मिलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं पानी की मौजूदगी में और आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, और Fe2O3 क्या चीज होता है, रस्ट कहलाता है। इसका फार्मूला भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम दे देते होते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, जब रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल करना, जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट हो, इनको इक्वल करना दोनों साइडों पर, ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, ये और उसकी बैलेंसिंग। अब जैसा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके नीचे कई बार लिखा होता है S लिखा होता है, किसी के नीचे G लिखा होता है, किसी के नीचे L लिखा होता है और किसी के नीचे AQ लिखा होता है। उसका क्या मतलब होता है, सॉलिड S का मतलब होगा सॉलिड, G का मतलब होगा गैस, L का मतलब होगा लिक्विड और AQ का मतलब होगा एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में वो मौजूद होते हैं। तो ये जो नीचे चीजें लिखी होती है इसका मतलब ये होता है। अब इन दोनों को बैलेंस करना है तो ये कैसे करेंगे, हम लोगों ने दोनों साइडों पर चेक करना है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन, इसको कहते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और CO2 है। अब देखें इधर कार्बन कितनी, रिएक्टेंट में पहले आप काउंट कर लें, रिएक्टेंट में एक कार्बन एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम है, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है। इसका क्या मतलब है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मीथेन और ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, CH4+O2 CO2 और H2O। रिएक्टेंट जी काउंट कर लें, एक कार्बन ठीक हो गया, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2। अब प्रोडक्ट में देख लें, कार्बन कितने 1 है, ठीक है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लो ये कितने हैं
2 हैं और इधर 4 थे। और ऑक्सीजन कितने, इधर 3 है और इधर 2 थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इम्बैलेंस है। अब क्या करें, इसके साथ आप लोग क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इनको बैलेंस करने के लिए, इनको बैलेंस किस तरह से किया जाएगा, बैलेंस द वन एलिमेंट एट ए टाइम, और इनके साथ कोफिशिएंट हम लगाते जाएंगे। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो उधर 2 थे इधर 2 हैं, तो इधर 2 पुट कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन होगी, इधर भी 4 हाइड्रोजन होगी। ठीक है, 4 हाइड्रोजन होगी। अब ऑक्सीजन नहीं पुट हो रही थी, इधर ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3 है, और इधर क्या चीज है जी, 4 है। तो अब ऑक्सीजन इधर देख लो 2, जब 2 हमने कोफिशिएंट ऊपर पुट कर दिया था, इधर ऑक्सीजन कितनी थी, O2 था, तो 2 इधर मल्टीप्लाई 2/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो ये इस तरह से इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। अब ये इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के इक्वल करना, उनके नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना, ये आप लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के अंदर करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है बेटा कि टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद है, मास है हमेशा सेम रहता है, चाहे उनकी केमिकल नेचर चेंज हो जाती है लेकिन उनका जो टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम दे देते होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन काफी तरह के होते हैं। केमिकल रिएक्शन को अगर देखा जाए तो इसकी डिफरेंट टाइप्स मौजूद होती है। नंबर 1 कंबिनेशन रिएक्शन। कंबिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और उससे एक न्यू कंपाउंड बन जाए तो उसको क्या कह देते हैं, कंबिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन का भी नाम दे देते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो उससे ग्लूकोज बन गया। तो इनको एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इनको क्या कह देते हैं, ये कंबिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन का भी नाम दे देते होते हैं। और इनके अंदर ये जो एरो के ऊपर जो चीज यूज हो रही होती है उसको कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेती लेकिन रिएक्शन को तेज कर देती है, उसको कैटालिस्ट का नाम दे देते होते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें चीज डीकंपोज हो जाए, टूट जाए, यानी कि एक बड़ी चीज है, एक बड़ा सब्सटेंस है, एक बड़ा कंपाउंड है, वो टूट कर छोटे कंपाउंड बना दे तो उसको क्या कह देता है। जैसा कि सिल्वर क्लोराइड AgCl था, टूट के Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। इसी तरह से आगे आ जाता है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ उसकी जगह है वो ले ले, जैसा कि जिंक और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका रिएक्शन करवाएं तो जिंक सल्फेट है वो अलग हो जाता है, जो हाइड्रोजन है वो गैस की शक्ल में बाहर निकल जाती है। तो जब एक ये जिंक के अंदर हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, जिंक ने ले ली, तो उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स आपस में अपने जो पार्टनर कंपाउंड्स हैं उनको चेंज कर ले, जैसे कि NaOH और HCl का आपस में रिएक्शन करें तो NaCl के साथ मिल जाए, OHH के साथ मिल जाए तो NaCl और वाटर बन जाए, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कंबशन रिएक्शन कौन सा होता है, जलने का अमल जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। या मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट प्रोड्यूस हो तो उसको कंबशन रिएक्शन का नाम दे देते होते हैं। आगे रिएक्शन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जब एनर्जी चेंजेस आती हैं तो एनर्जी चेंजेस के लिहाज से 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बाहर एनवायरनमेंट में निकल रही होती है, और उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है उनको क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दे देते होते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, जैसा कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिली, कंबशन रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट और लाइट निकली, तो ये कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम होगा। वाटर है वो टूटा, ठीक है, ये बिजली जब चमकती उसकी मौजूदगी में टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग होगी तो ये एक्सोथर्मिक है। जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिनके अंदर एनर्जी है वो लगानी पड़ती है यानी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जैसा कि जब हम
रोटी खाते हैं वो टूटती है, ग्लूकोज है वो टूटता है, उससे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी बॉडी में भी हो रहा होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की और एग्जांपल क्या है कि जब गैस को जलाएं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो भी हमारे हाउस होल्ड यूज के अंदर यूज हो रही होती है। इसके अलावा बैटरीज के अंदर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बैटरीज वगैरह ये टॉयज लाइट, फ्लैश लाइट्स वगैरह की शक्ल में ये यूज हो रही होती हैं। आगे आ जाता है जी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये कहाँ पर यूज हो जाते हैं? जैसा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करके जो नई चीज बन जाती है उसको क्या कह देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये जैसा कि उन्होंने कहा कि गूंदे हुए आटे को रखें तो उससे डिलीशियस केक है वो बन जाता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है। सोलर एनर्जी है, उससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाता है जी? ग्लूकोज बनाता है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन हो सकती है, उनकी म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है, जो एटम्स की आपस में अटैचमेंट होती है उसको क्या कह देते हैं आप लोग? केमिकल बॉन्ड का नाम दे देते हैं। अब केमिकल बॉन्ड की जनरली दो टाइप होती हैं, जनरल इधर दो ही बताई हुई हैं, वैसे और भी टाइप्स मौजूद हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड है। अब आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड इधर एक्सप्लेन किए हुए हैं तो हम लोग ये देखेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड जब दो एटम्स के दरमियान बनता है, किसके दरमियान? एनाइन और कैटाइन के दरमियान। अब ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपस में जुड़े और उसके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्ड बनेगा उसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। कैटाइन वो होता है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, एनाइन वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसने लिया होता है। ये आपस में जुड़ते हैं और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है जो कि ऑपोजिट चार्ज की वजह से होती है उसको आयोनिक बॉन्ड का नाम दे देते होते हैं। जैसा कि ये सोडियम था, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर वैलेंस शेल में फिर रहा था। अब वो 7 या तो गेन करे या एक लूज करे, तो एक लूज करना उसके लिए बहुत आसान था। क्लोरीन था, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, ये 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्लोरीन को दे देता है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको क्या कह देते हैं? ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये एक आयोनिक बॉन्ड बन गया। अब यहां से एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं जो कि कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के तौर पर यूज होता है। NaF सोडियम फ्लोराइड होता है जो कि टूथपेस्ट के अंदर यूज होता है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि बेकिंग सोडा और आंट एसिड के अंदर मौजूद होता है। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सीमेंट, लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए यूज होता है। और NaOH है, ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स थे, ये क्लीनर और सोप के अंदर यूज हो रहा होता है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या? जैसा कि फर्ज करें कि किसी ने बाइक लेनी है, तो दो दोस्त मिले, वो कहते देता है जी 25,000 मैं डालूंगा, 25,000 आप डालो, हम 50,000 की जी बाइक ले लेंगे। आपस में जुड़े रहते हैं उस रिश्ते की वजह से। बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर कर लें। ये देखें जी हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में शेयर किया, इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर आपस में शेयर हो रहे हो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सिंगल की एग्जांपल हाइड्रोजन की दे सकते हैं, डबल की ऑक्सीजन की दे सकते हैं। और अगर 3 पेयर्स आपस में शेयर हो रहे हो तो उसको क्या कह देते हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर्स हो रहे हो तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ये बनता है। अब कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं, वाटर है जो कि लिविंग कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। ग्लूकोज है, ये बेकिंग, कुकिंग और बेवरेजेस में यूज हो रहा होता है। विनेगर है, विनेगर का फार्मूला यानी सिरके का फार्मूला CH3COOH, ये आपको याद होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव और
ये सीजनिंग द फूड एंड सैलेड उसके अंदर ये यूज हो रहा है। एस्प्रिन का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C7H8O4 है। एस्प्रिन का ये पेन को, फीवर को और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बनता है। वह तो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में ये मौजूद होता है। और जो ऑपोजिट चार्जेस की से बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब इसकी देखते हैं एक्सरसाइज। केमिकल रिएक्शन इन विच द सिंगल कंपाउंड इज ब्रेकन डाउन इनटू द 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। तो सिंगल कंपाउंड टूट कर a chemical reaction in which single compound is broken down into the 2 or more simpler substances, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर बड़ा कंपाउंड टूट के छोटे कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड वाटर, सोडियम और वाटर है आपस में रिएक्शन जब करते हैं तो इनसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट, ये कौन सा है, सिंथेसिस रिएक्शन है। अब उन्होंने कहा कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाएं तो इससे कौन सी चीज हमें इंडिकेट करती है कि रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन इंडिकेट करता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, ये इंडिकेट करती है कि रिएक्शन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये वाली अनबैलेंस्ड है जिसके अंदर इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन देख लो 2 है, इधर के 1 है, के ऑक्सीजन इधर 3 है, तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, बाकी सारी इक्वल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें जो सिंथेसिस रिएक्शन हो, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, तो ये कौन सा होगा, एनर्जी लगा के तो वाटर ये बनाएंगे। The which of the following is not a chemical reaction? Melting of ice एक physical change है, ये chemical reaction नहीं है। When copper sulfate सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो इसमें precipitate ब्लू कलर के बन जाते हैं, तो ये chemical reaction होने की इंडिकेशन है। जब few drops of iodine solution है, ये स्टार्च के साथ डाले जाएं तो ब्लू कलर बन जाता है, तो कलर चेंज इसके अंदर होता है, तो ये इसकी एक इंडिकेशन है। कलर चेंज एक इंडिकेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। Which of the following is not a balanced chemical equation? तो इनमें से कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब ये देखो हाइड्रोजन 2 है तो इधर 4 हो गए, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो ये था जी चैप्टर, ये हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एसिड बेस और साल्ट, और उसके बाद फिजिक्स का पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर और रह गया, पहले बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर जर्नल, फिर उसके बाद स्पेस साइंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से ये जर्नल साइंस के 4 पोर्शंस बने होते हैं, तो हम 1 बाय 1 ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो 8वीं क्लास तक अगर साइंस कर लें तो 1 पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह ताला की जात आप सबको कामयाब करे। अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।